नमस्कार साथियों, आज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स थिंक काउंसिल के इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं कोविड महामारी के ऊपर। कोविड जिसने विश्व को एक अनिश्चितकालीन प्रलय की तरफ झोंक दिया है, जिसके ना जन्म का पता है ना अभी तक उसके रोकथाम का कोई भी तरीका हमें पता है। एक ऐसे अनिश्चितकालीन दौर से गुज़रता हुआ विश्व आने वाले समय में उसके सामने क्या चुनौतियाँ आएंगी, विशेष तौर पे भारत के लिए, भारत के पास आने वाले समय में कौन से अवसर होंगे, इस कोरोना महामारी से भारत क्या सीख ले सकता है, इन सभी विषयों को लेकर के आज मैं अपने विचार रखूँगा। साथियों, कोरोना वायरस का जन्म चाइना में हुआ या नहीं हुआ, ये एक जांच का विषय है और इसे जांच के लिए ही छोड़ देते हैं। उसके पहले उस पर आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन चाइना को एक कारण से हमेशा दोषी मानेगा यह विश्व कि चाइना ने एक सामान्य कोरोना वायरस को इस विश्व के लिए महामारी का रूप देने का काम किया, उसके सभी जानकारियों को छुपाकर। जब साल के शुरुआत में चीन के वुहान शहर में कोरोना के मरीज़ मिलना शुरू हुए थे, उस समय विश्व के तमाम देशों ने जब कोरोना के संदर्भ में चाइना से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, बार बार कोरोना के बारे में चाइना सरकार ने इस बारे में छिपाया था। और आज उसी का नतीजा है, उसी कारण से कहीं ना कहीं आज इस कोरोना ने महामारी का रूप ले लिया है। खैर, आज इस कोरोना ने 200 देशों की सीमाओं को लांघ दिया है, लगभग 34 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया है और दुर्भाग्य से लगभग 2.5 लाख लोगों की जान इसमें जा चुकी है। अगर हम बात भारत की करते हैं तो भारत में अभी तक लगभग 43,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और दुर्भाग्य से लगभग 1400 लोगों की मृत्यु भारत में हो चुकी है। दोस्तों, भारत के लिए ये कोरोना महामारी एक विशेष चुनौती लेकर आती है अन्य देशों की अपेक्षा में। उसके पीछे कारण है कि भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर्स और पेशेंट की संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक डॉक्टर के सहारे आज भारत में 1445, जी हाँ दोस्तों, 1445 पेशेंट्स हैं। अगर हम अपने बजट की बात करते हैं तो आज भारत का हेल्थ बजट जीडीपी का हार्डली 2% होता है या 3% तक मैक्सिमम खींच करके जाता है, जबकि विकसित देश या हमारे इतनी जनसंख्या वाले देश जो हमसे बहुत कम जनसंख्या में रहते हैं, वो अपने जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा अपने हेल्थ बजट को देते हैं। दुर्भाग्य से भारत ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर शायद इतना ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा आज तक की अगर हम डेटा को देखते हैं तो भारत में कुल 1 लाख आईसीयू हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं सारी सर्विसेज से। इसके अलावा भारत में स्वास्थ्य को लेकर लोगों की जागरूकता का स्तर शायद विश्व में सबसे कम देखा जा सकता है। मित्रों, इसी कारण से कोरोना महामारी भारत के लिए विशेष चुनौतियां पैदा करती है और इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए मार्च महीने के अंत में ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। इस नेशनल लॉकडाउन के बाद से लोगों के मन में उथल पुथल की स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि बिना किसी तैयारी के इस तरह का लॉकडाउन लोगों के मन में तमाम प्रश्न खड़े कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है ऐसे समय में वह एक विकल्प नहीं, एक आवश्यकता बन चुका था, क्योंकि अगर ऐसे समय में भारत में नेशनल लॉकडाउन या ब्लैंकेट लॉकडाउन ना किया जाता तो शायद आज जो संख्या हम 43,000 या 44,000 तक देख रहे हैं भारत में, वो संख्या आज लाखों में हो सकती थी। लेकिन उस लॉकडाउन के बाद से सरकार ने जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और आरबीआई ने भी इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उससे कुछ हद तक लोगों को राहत मिली है। जैसे अपने लॉकडाउन को घोषित करने के 3 दिन के अंदर ही वित्त मंत्री ने अपने कमज़ोर वर्ग के भाइयों बहनों के लिए
1.70 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज जारी किया था, जिसमें जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए अगले 3 माह के लिए उन्होंने एक योजना तैयार करके उसका ऐलान किया था, जिससे कि उन कमज़ोर वर्ग के लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चूँकि ये ऐलान अफरा तफरी के दौर में बना था, लॉकडाउन अचानक से हुआ, 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी वित्त मंत्री को, इसलिए समाज का एक बहुत बड़ा असंगठित वर्ग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस ऐलान में छूट गया था काफ़ी पीछे। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार उनका भी ध्यान देगी और उनको भी अपनी योजनाओं में लाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने हाई लेवल टास्क बना करके टास्क फोर्स के माध्यम से वो लगातार इसके उपायों के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना महामारी को रोका जा सकता है और कोरोना के बाद जो संकट हमारे देश में आएगा, जो आर्थिक संकट, जो सामाजिक, जो राजनीतिक संकट उभरेगा, उससे कैसे निपटा जा सकता है। आरबीआई ने भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने रेपो रेट्स को 4.4% पर किया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को और कम करते हुए 3.75% कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एनपीए के क्लासिफिकेशन के लिए भी 3 महीने की छूट का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड के लिए 50,000 करोड़ का स्टिमुलस और एमएसएमई सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ का एक पैकेज भी जारी किया है। अब बात करते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स के। देश में इस कोरोना महामारी जैसी जानलेवा समस्या से हमें कुछ वॉरियर्स लगातार बचा रहे हैं, चाहे वो पुलिस हों, डॉक्टर्स हों, अदर मेडिकल स्टाफ हों, चाहे वो सैनिटेशन स्टाफ हों या हमारे मीडिया पर्सन हों। विशेष तौर पे धन्यवाद मैं इस मीडिया पर्सन्स का भी करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दशक में मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैये से चीज़ें अपने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं, उससे बचते हुए मीडिया ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है इस बार कोरोना की समस्याओं को अन्य लोगों तक पहुंचाने में। विशेष धन्यवाद उन डॉक्टर्स का जिन्होंने अपने प्राणों को संकट में डालते हुए अपने पूरे स्टाफ के साथ में दिन रात करके हमारे जितने भी पेशेंट हैं कोरोना के, उनका वो इलाज कर रहे हैं। विशेष धन्यवाद तो उन पुलिस पर्सनल्स का भी होना चाहिए जिनकी एक नकारात्मक छवि हम सबके मन में रहती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस दौर में काम किया है वो भी काबिले तारीफ़ है। लेकिन इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा कुछ ऐसे भी वॉरियर्स हैं जो शायद पर्दे के पीछे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो ना होते तो जिस तरीके से आज हम अपनी ज़िंदगी को लॉकडाउन के दौरान भी घरों में रह करके आराम से बिता ले रहे हैं, शायद जीवन इतना आसान नहीं होता। इसमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। रेलवे ने मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या इसेंशियल कमोडिटीज़ हों, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक देश के अलग अलग कोनों में पहुंचाने का काम किया है। एविएशन डिपार्टमेंट ने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, एफसीआई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और सबसे महत्वपूर्ण हमारे किसान, उन किसानों ने अपनी मेहनत से जो उपज की थी उन्हें, जिन्हें एफसीआई के गोदामों में भरकर सालों से रखा गया था, उनकी मेहनत को आज जब देश में महामारी का संकट आया है तो लोग किसी फास्ट फूड की तरफ नहीं जा रहे हैं, किसी सिनेमा घर की तरफ नहीं जा रहे हैं, किसी जिम की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं तो कहाँ, उन जगहों पर जहाँ पर उन्हें खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध हो पाती हैं जिनसे उनका आम जीवन अस्त व्यस्त ना हो और वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। इसके बाद हम अपने इस ब्लॉग में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में इस कोविड के बाद कौन कौन से संभावित चुनौतियां आएंगी, जिसमें सबसे पहली चुनौती है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है कि जो लोग अपने घरों को छोड़ कर के किसी अन्य ज़िले में, अन्य राज्य में या अलग देशों में जा कर के कार्य करते थे,
अब इस कोरोना महामारी की वजह से, चूँकि पूरी तरीके से विश्व लॉकडाउन के क्षेत्र से गुजर रहा है, भारत विशेष तौर पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फॉलो कर रहा है, तो लोग उन काम को छोड़ करके उन जगहों से वापस अपने घरों में आ चुके हैं। अब उनका दोबारा उन फैक्ट्रियों तक जाना, उन इंडस्ट्रीज़ तक जाना, पुरानी तरीके से सारे काम को करना, और इन सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि क्या उनका मेंटल एटीट्यूड उसके लिए उन्हें अनुमति देगा, क्या उनका परिवार उन्हें इसके लिए अनुमति देगा कि इस कोरोना महामारी के शांत होते ही आप तुरंत अपने घर को छोड़ के दोबारा उस बाहर के ज़िलों में जा कर के या बाहर के राज्यों में जा कर के रहिए, जहाँ पिछले 1-1.5 महीने से शायद उन वर्कर्स ने संघर्ष किया है खाने पीने रहने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कोरोना के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस बिल्कुल अचानक से छलांग नहीं मारेगा। आपको यह मानना होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट होने में और एक नॉर्मल रूटीन तक आने में एक लंबा समय लगेगा इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह से। दूसरा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत के उत्पादों के लिए एक अच्छा खासा बाज़ार बन चुका था। धीरे धीरे भारत अपने कदमों को और देशों तक फैला रहा था, लेकिन इस ग्लोबल पेंडेमिक के दौर में भारत ने वो मार्केट खो दिया है, और भारत नहीं लगभग सभी देशों ने अपने इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स को ना के बराबर कर दिया है। ऐसी स्थिति में कोविड के बाद दोबारा से उन मार्केट्स को बना पाना और उन्हें और ज़्यादा एक्सपेंड करना भी भारत के सामने एक चुनौती के रूप में उभरेगा। इसके अतिरिक्त जैसा कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए प्रधानमंत्री ने अब कैबिनेट की संस्तुति पे MPLAD, जी हाँ, संसद निधि को अगले 2 सालों के लिए रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अब स्थानीय निकायों में जो संसद सदस्य अपने फंड के माध्यम से लोकल डेवलपमेंट का कार्य करते थे, अब उन्हें वो करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी इस दौरान कोई बहुत बड़ा विकास भरा कोई कार्य उठाने का जोखिम नहीं उठा पाएगी। क्यों नहीं उठा पाएगी? क्योंकि सरकार पहले से ही फिस्कल डेफिसिट में चल रही है। फिस्कल डेफिसिट का अर्थ होता है जब सरकार की आय से अधिक सरकार के व्यय होते हैं, तो सरकार ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट से राजकोषीय घाटे से गुजर रही है। और वर्तमान समय में जब सरकार की आय ना के बराबर है और उसके सामने एक विशालकाय व्यय दिखाई दे रहा है, ऐसे समय को देखते हुए आने वाले समय में सरकार कोई विकास के बड़े प्रोजेक्ट शुरू करे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे दिमाग में खड़ा करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको इस लॉकडाउन की वजह से बंद होना पड़ा है, और उनमें काम करने वाले हज़ारों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अगर हम बात करें MSME सेक्टर के बारे में, तो सिर्फ MSME सेक्टर में भारत में 11 करोड़ लोग रहते हैं, और टेम्पोररी ही सही लेकिन उन 11 करोड़ लोगों की नौकरी अब जा चुकी है। इसी तरह अन्य जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, या प्राइमरी सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री है या फ़िशिंग है, ये सारी चीज़ें अब ना के बराबर हो चुकी हैं। अब दोबारा से इन्हें अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी देना या उन्हें दोबारा से उसी कार्य में ले जाना, ये सब कितनी योजनागत तरीके से सरकार करती है, ये भी देखने वाला काम होगा। लेकिन यह तो निश्चित है कि सरकार के आने वाला समय बहुत आसान होने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त जो एक बहुत बड़ा विषय जो सरकार के लिए एक समस्या का एक कारण बन सकता है कि पिछले 1 दशक में भारत सरकार ने टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी की है। टूरिस्ट इंडस्ट्री में बढ़ोतरी का मतलब है कि विदेशों से लोग बहुत तेज़ी से भारत भ्रमण के लिए आ रहे हैं, भारत में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। दोस्तों, अब इस वैश्विक महामारी के दौर से निपटने के बाद विश्व में टूर एंड ट्रेवल्स की पुरानी स्थिति को बनने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा, और उस 1 से 1.5 साल के समय में भारत के जो प्रमुख टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनकी क्या स्थिति होगी, उनका रिवाइवल कैसे किया जाएगा, ये भी सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। रियल इस्टेट सेक्टर भी अब आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में एक
बड़ी समस्या के मुंह में जाने वाला है, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी होगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे। तो ऐसे समय में क्या रियल एस्टेट डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वो निवेश करते हैं तो उन्हें नए खरीदार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न का विषय बनता है। अगर वो नहीं करते हैं तो जो उन्होंने भारी भरकम लोन बैंकों से लिया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कहीं ना कहीं वो लोन एनपीए के रूप में कन्वर्ट होंगे और वो फिर से अर्थव्यवस्था के लिए एक विशालकाय समस्या के तौर पे सामने आएंगे। कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि भारत के लिए वर्तमान समय तो कठिन का दौर गुजर ही रहा है, लेकिन इस कोरोना वायरस से निकलने के बाद भी भारत का सफ़र आसान नहीं होने वाला है। तो इन समस्याओं से हम बच कैसे सकते हैं? हम सिर्फ समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ समस्याओं के बारे में आपको नहीं बताएंगे, उसके लिए जो संभावित सुझाव हैं उनको भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला चुनाव है ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनरेगा की एक योजना सरकार की चलती है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत लोगों को 100 दिन का रोज़गार निश्चित किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मुझे लगता है कि मनरेगा के अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि सरकार अगर चाहे तो विशेष परिस्थितियों में इस 100 दिन के गारंटी जॉब को बढ़ा करके 150 तक कर सकती है। उसे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और ये मनरेगा के 100 दिनों के काम को 150 करना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोज़गार के अवसर मिलेंगे और जो पहले से ही कमज़ोर वर्ग है उसको कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी देख रेख वो उतनी ही ईमानदारी से करे जितनी ईमानदारी से वो अन्य वर्गों की करती है। इसके अलावा रिवर्स माइग्रेशन की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्कर्स आए हैं, विशेष तौर पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की, जो गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर जा कर के अपनी सेवाएं सालों से दे रहे थे, चूँकि महामारी के इस लॉकडाउन की वजह से उन्हें अब वापस अपने घर लौटना पड़ा है। तो क्या सरकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में ही कोई वैकल्पिक रोज़गार के अवसर देगी? क्योंकि यह तो निश्चित है कि कोरोना के इस संकट के कम होने पे या निपटने के बाद लोग तुरंत ही अलग अलग फैक्ट्रीज़ पे अलग अलग राज्यों में सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में कोरोना को लेकर एक डर बैठ चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जागरूकता स्तर को देखते हुए ये माना जा सकता है कि उनके मन में बसा ये डर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक लोकल स्तर पर रोज़गार की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बैंकों से भारी रकम लोन के रूप में ली हुई है ताकि वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में निवेश करके देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकें, लॉकडाउन की वजह से अब उनके लिए उस एनपीए के ईएमआई को भर पाना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसे लोन्स पर भी कुछ मोरेटोरियम पीरियड, मतलब कुछ छूट देनी चाहिए, चाहे वो 3 महीने की हो या 5 महीने 6 महीने की हो, जिससे उन्हें अपने इंस्टॉलमेंट्स को पे करने के लिए कुछ विशेष समय मिल सके। इसके अलावा सरकार को जितने भी बंद कारखाने हैं या ऐसे कारखाने जो इस लॉकडाउन से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को कुछ न कुछ आर्थिक स्टिमुलस, आर्थिक सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ ही बाद में जा कर के इन लेबर्स को नौकरी देंगी, डिमांड क्रिएशन करेंगे और साथ ही साथ सप्लाई करने में भी हमारी मदद करेंगे। विशेष तौर पे सरकार को एमएसएमई के बारे में सोचना होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और साथ ही साथ लगभग 11 करोड़ लोगों को सीधा रोज़गार देने का काम भी करता है। इसके अलावा जो भी नए उद्योग लगाना चाहते हैं कोरोना के बाद, जो भी लोग नए उद्योग के लिए प्रयास करें, उन्हें अट्रैक्टिव रेट पर ज़मीन मुहैया कराई जाए, सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड किया जाए, लिबरल नॉर्म्स रखे जाएं, ये भी ज़रूरी है। नॉर्म्स की जब बात होती है तो एफडीआई को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने की सरकार को ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इस ग्लोबल
पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे देशों की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो अलग अलग देशों में जिन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाया हुआ था इस ग्लोबल लॉकडाउन में, वो उसे वहाँ से बैकआउट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और एक अच्छा डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। विशेष तौर पे अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से बहुत सारी कंपनियाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट करने का प्रयास कर रही हैं। जापान ने तो अपनी कंपनियों को चाइना से किसी और देश में शिफ्ट करने के लिए 2.2 बिलियन का एक स्टिमुलस भी जारी कर दिया है। अब ज़रूरत है भारत के लिए कि इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हुए जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक देश से दूसरे देश में अपने व्यापार को विस्थापित करना चाहते हैं उन्हें भारत मेड इन इंडिया के अंतर्गत अपने यहाँ आमंत्रित करे और FDI नॉर्म्स को भी थोड़ा सा लिबरल करे, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ाया जा सके। अब इस कोरोना वायरस से हम क्या सीख सकते हैं? जो सबसे बड़ी सीख हमें इस कोरोना ने दी है कि हमें अपने हेल्थ बजट पर सोचने की ज़रूरत है। हेल्थ बजट पर सोचने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज भी जब कोरोना वायरस का संकट हमारे सामने आया है तो हम यूरोपियन नेशंस की तरफ आंखें बिछाए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आज भी हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम कोरोना जैसी महामारी को निपट सकें। दोस्तों, ऐसे समय में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें विशेष तौर पे अपने बजट को बढ़ाना चाहिए मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जब आज पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ऐसे समय में भारत के पास अवसर था कि भारत अगर एक अच्छा वैक्सीन इससे निपटने के लिए बना लेता तो शायद विश्व में भारत की एक विशेष ख्याति बन सकती थी। लेकिन आज हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना लचीला है, इतनी कमज़ोर स्थिति में है कि हम इस तरह की उम्मीद भी करें तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगा। और कहीं ना कहीं आज भी हम वैक्सीन्स के लिए यूरोपियन नेशंस का इंतज़ार करते हैं, जैसे आज हम US, स्पेन और फ्रांस का कर रहे हैं। इसके अलावा हमें एक चीज़ और इस लॉकडाउन से सीखनी चाहिए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए होती हैं। हालांकि वहाँ पर देश के बहुत सारे कमज़ोर वर्ग की गिनती हो जाती है, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र हमारे देश में है, जिस क्षेत्र में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और सरकार की योजनाओं से अछूते रहते हैं। सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना करके इस अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर्स में रह रहे लोगों को भी बीच में लाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। एक और जो विशेष चीज़ हमने देखी है इस कोरोना में कि एक अच्छा नेतृत्व एक केंद्र सरकार के लेवल पे हो चाहे वो राज्य सरकार के लेवल पे हो, सभी मुख्यमंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने आपस में एक अच्छा समन्वय बना करके इस कोरोना महामारी से निपटने का जो एक संदेश देश के नाम दिया है वो काबिले तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि इस समन्वय को भारत को आगे भी बनाना चाहिए, क्योंकि विकास के पथ को राज्य और केंद्र दोनों मिल करके आगे बढ़ा सकते हैं। देश के विभिन्न संस्थान IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज़ देश के विकास दर के अलग अलग अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत इस वित्तीय वर्ष में 1 से 2% के बीच में आर्थिक विकास दर्ज करेगा। लेकिन भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का मानना है कि भारत के लिए 1-2% तो सपना है। भारत कहीं ना कहीं इस वित्तीय वर्ष में निगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। निगेटिव ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे भी लगता है कि हमारे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार की बातें ज़्यादा उचित हैं भारत के संक्षेप में। कारण ये है कि WHO ने बहुत साफ किया है कि कोरोना अभी अपने विकराल रूप में नहीं आया है। भारत में लगातार कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ती जा रही हैं और अभी आने वाले 2-3 महीनों में स्थिति क्या होगी इसके बारे में कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब तक कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक कब तक देश को लॉकडाउन में रखा जाएगा, कब तक लोग संयम का परिचय देकर घरों में बंद रहेंगे, यह एक सोचने का विषय बन चुका है।
दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान पूरा विश्व भले फॉर्मल तरीके से लॉकडाउन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारी जो कंपटीशन की भावना थी, ग्लोबल कंपटीशन की भावना थी, वो ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व आज पहले से ज़्यादा करीब है। हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लेवल पहले से बहुत कम हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिली हैं। हालांकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, आने वाले समय में वो कैसे रूप दिखाएगा ये तो देखने का विषय है। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है कि जिस धैर्य और अदम्य साहस के साथ भारत ने इस कोरोना बीमारी से लड़ने का एक जज्बा दिखाया है, वह आज नहीं तो कल इस बीमारी को ख़त्म करेगा और फिर उभरेगा और भारत फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाएगा और विश्व पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाएगा। धन्यवाद।